यहाँ से जो क्वेश्चंस आते हैं मध्यकालीन भारत से, इसमें पहले तो कौन कौन से वंश शामिल किए जाते हैं? तो एक है आपका सल्तनत पीरियड, सल्तनत काल, ठीक है, एक। दूसरा मुगल काल, ठीक है, तो मुगल पीरियड। इसके अलावा मराठों को हम रखते तो आधुनिक भारत में हैं, लेकिन थोड़ा पहले शुरू हो जाता है चूंकि औरंगजेब के समय वो सारी चीजें, तो मध्यकालीन भारत के साथ भी ये मराठा कनेक्ट होते हैं। इसके अलावा साउथ इंडिया या दक्षिण भारत, दक्षिण भारत की स्थिति कैसी है? तो जो आपका विजयनगर साम्राज्य है वो, ठीक है। और मैं पेटेंट क्वेश्चन पे बात कर रहा हूँ जो एग्जाम में सीधे आते हैं। अब इसके पहले एक होता है प्री मिडाइवल पीरियड, यानी पूर्व मध्य काल। तो पूर्व मध्य काल भी आपका इसमें शामिल किया जाता है। तो ये सेक्शन है जो आपके मध्यकालीन भारत की स्थिति में शामिल किए जाते हैं, जिनको आपको ध्यान रखना है। समझ में आ रही है क्या क्या बात कर रहे हैं हम लोग? तो आपका पूर्व मध्यकाल यानी प्री मिडाइवल पीरियड, ठीक है, सल्तनत पीरियड, मुगल पीरियड, मराठा और सदर्न इंडिया या दक्षिण भारत के राज्य जैसे विजयनगर साम्राज्य, ठीक है। अब विजयनगर जैसे क्वेश्चन बड़े सरल से आते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? बताया जरा, जिसने थोड़ा बहुत पढ़ा हो। हरिहर और बुक्का ने की थी। अब ये तो हुए विजयनगर साम्राज्य। फिर पूछा जाता है कि विजयनगर साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? खूब आता है नाटक इनके ऊपर, तो मतलब रटने की जगह आप क्या, कृष्णदेव राय। तो अब फिर क्वेश्चन बनता है कि कृष्णदेव राय जो थे ये अपनी किस व्यवस्था के लिए फेमस थे? तो इनके यहाँ अष्टदिग्गज हुआ करते थे। ये सीधे सीधे प्रश्न आए, मैं अभी जो बात कर रहा हूँ क्या होते थे? तो अष्टदिग्गज जो है वो किनके दरबार में हुआ करते थे? कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज हुआ करते थे। एक तो ये सीधा क्वेश्चन है। अब इसी को आप मराठों से कनेक्ट करोगे तो इनके दरबार में कौन है? इनके यहाँ भी अष्ट है, लेकिन यहाँ कौन है? अष्ट प्रधान है। किसके दरबार में? शिवाजी महाराज के। जबकि हम कृष्णदेव राय की बात कर रहे हैं, कृष्णदेव राय कहाँ के हैं? कृष्णदेव राय कहाँ के? विजयनगर के शासक हैं। और इनके दरबार में कौन है? तो अष्ट दिग्गज हैं, ठीक है। ये वैसा ही क्वेश्चन है जैसे आप समझिए कि एक है हमारे मुगल शासक अकबर, और अकबर के दरबार में कौन? तो अकबर के दरबार में नवरत्न या 9 ज्वेल्स हुआ करते थे। और जब गुप्ता पीरियड को आप देखने की कोशिश करेंगे तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में भी 9 ज्वेल्स या नवरत्न हुआ करते थे। अंतर क्या है यहाँ के अष्टप्रधान में? ये इनके एडमिनिस्ट्रेटिव से संबंधित हैं शिवाजी के। जबकि यहाँ जो अष्टदिग्गज हैं ये क्या हैं आपके? ठीक है, तेलुगु भाषा के 8 विद्वान, ठीक है। तो क्या है? तेलुगु लैंग्वेज स्कॉलर, स्कॉलर हैं ये किसके? तो कृष्णदेव राय के दरबार में। जैसे आपने नाम सुना होगा तेनाली रामा, सबसे अच्छा आपने, नाटक भी आता है सब टीवी पे, इसका देखा दोबारा से फिर शुरू हो रहा है। कितने लोगों ने तेनाली रामा देखा है पहले तो ये बताइए? देखा है ना? तो तेनाली रामा कौन है? इनके अष्टदिग्गज में से एक है, तेलुगु भाषा के 8 विद्वानों में से एक है आपके। इतना सेक्शन हमें देखना है, ठीक। और ये हम आपको 5 डेज के अंदर करा देंगे सारा, मैक्सिमम। वैसे बहुत लंबा समय पीरियड का है, लेकिन अब क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए यहां से एक तो इंपॉर्टेंट चीज है वॉर या बैटल्स। तो एक तो युद्ध पूछे जाते हैं, ठीक, एक। दूसरा आर्किटेक्चर यानी कि स्थापत्य पूछा जाता है, ठीक है। तीसरा लिटरेचर या साहित्य पूछा जाता है। चौथा एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन। अब प्रशासन में क्या होता है ना, ज्यादातर टाइम में अधिकारियों के नाम पूछ लिए, कोई विभाग का नाम पूछ लिया। जैसे मैं एक एग्जांपल दूंगा, आप बताइएगा, दीवाने अमीर कोही। तो दीवाने अमीर कोही जो विभाग है वो किसने बनाया? नहीं। अच्छा मजेदार बात मैं बताऊं आपको, सब कुछ पढ़ने के बाद अगर हमें याद नहीं है ना, डिमोटिवेट नहीं होना, इसका सेंस कुछ नहीं है। क्या कहना चाह रहे हैं? जैसे हमने सब पढ़ा है बहुत अच्छे से, तो मुद्दा ये है कि हम भले ज्यादा याद ना रख पाए, लेकिन हम इतना याद जरूर रखें कि पढ़ने के बाद दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि ये वाले क्वेश्चंस आते हैं, ये चीजें हमारी आती हैं। तो एक युद्ध आते हैं, एक स्थापत्य आता है, एक लिटरेचर से आता है, एडमिनिस्ट्रेशन या प्रशासन से आता है,
और अगर आप थोड़ा सा देखेंगे तो सूफी और धार्मिक आंदोलन जो हुए हैं सूफीज्म से, सूफी का बहुत मतलब पेटेंट क्वेश्चन है सूफी एमपीपीएससी के लिए। पूछता सरल है लेकिन अच्छा क्वेश्चन बन जाता है ये। अब मान लो आपने विचारधारा नहीं पढ़ी है सूफीज्म की, तो ऐसी स्थिति में आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। ठीक है, इतनी बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। क्लियर हो गया पहले तो आप लोगों का यहां तक? अब इनमें भी थोड़ा सा अंदर जाएं कि क्वेश्चन क्या। तो ज्यादातर समय में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे मान लीजिए सल्तनत काल, तो सल्तनत काल से क्वेश्चन कैसे पूछेगा? सल्तनत काल के वंशों का क्रम बताइए, क्रोनोलॉजी अरेंज करिए। ठीक है, कि पहला कौन सा वंश था, दूसरा कौन सा वंश था, तीसरा कौन सा वंश था। फिर इससे पहले सल्तनत पीरियड के पहले आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि उस समय पहले चल क्या रहा था भारत में। ठीक है, तो वहां पर हम जरा आते हैं। तो देखिए आपके यहाँ जो आक्रमण हो रहे हैं, एक तो सिंध पर आक्रमण होगा। सिंध प्रांत पर कौन करेगा आक्रमण, बताइए भाई, किसको पता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पेटेंट क्वेश्चन है एमपीपीएससी के लिए ये। बोलिए। तो मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, अब्दुल्ला का भी आक्रमण हुआ है लेकिन आपके एग्जाम के काम के हैं कासिम भाई। तो मोहम्मद बिन कासिम ने क्या, क्यों है महत्वपूर्ण? देखो याद रखो, ऐसे याद रखना बस, इनको ही क्यों छापा है, बस वही जीवन में यही चलता है, आप भले अच्छा लगे या बुरा, होता तो यही है। तो कैसा आक्रमण था ये? तो फर्स्ट सक्सेसफुल मुस्लिम इन्वेजन था ये, पहला सफल मुस्लिम आक्रमण था। इससे पहले भी आक्रमण हुए लेकिन इतिहास के लिए क्या महत्वपूर्ण होता है, जीवन के लिए क्या महत्वपूर्ण होता है, जो कुछ परिवर्तित कर दे। तो ये पहला सफल आक्रमण था। और ये मोहम्मद बिन कासिम ने किस पर किया था? तो दाहिर पर किया था। किस पर किया था? बहुत सीधा क्वेश्चन पूछा गया है कि सिंध प्रांत के शासक कौन थे? तो मोहम्मद बिन कासिम जीत गए और दाहिर जो है वो हार जाते हैं। ठीक है, अब देखो मजेदार क्वेश्चन बताता हूं मैं। एक क्वेश्चन आया है आपके एग्जाम में, रावर का युद्ध, बैटल ऑफ रावर। ठीक है, किसका युद्ध? रावर का युद्ध। तो ये 711 से लेके 712 के बीच में हुआ है, 711 712 एडी में। और इस युद्ध में कुछ नहीं है, ये देखिए, ये दाहिर हैं, ये मोहम्मद बिन कासिम है। तो ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम ने किसको हरा दिया? दाहिर को हरा दिया। यही कहलाता है आपका राबर का युद्ध, जो कि 711 712 एडी में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखेंगे अच्छे से। तो ये जो कहानी है, ये किसकी कहानी है? मोहम्मद बिन कासिम और दाहिर की कहानी है। और यहां से पहली बार जो मुस्लिम हैं वो भारत में जीतते हैं। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा कि पहला जो सफल मुस्लिम आक्रमण है वो दाहिर का है, सॉरी, मोहम्मद बिन कासिम का है। और इन्होंने दाहिर को पराजित किया था रावर के युद्ध में। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सिंध प्रांत का बंदरगाह क्या था, पोर्ट। ठीक है, एक बार क्वेश्चन पूछा गया है ये। बताइए भाई, लाइव क्लास में कोई अगर बताना चाहे। पोर्ट क्या? ट्राई करो फिर से। देवल, वेरी गुड। तो देवल जो है वो बंदरगाह था, तो देवल पोर्ट था इनका। बेसिकली यहाँ दाहिर का जो भतीजा है, इसका नाम तो इतिहास में नहीं मिलता कि कौन है, तो दाहिर का भतीजा यहाँ पर शासन करता था। और इन्होंने, मोहम्मद बिन कासिम ने यहाँ पर देवल को भी क्या किया था, इन्होंने ऑक्युपाई कर लिया था। तो ये आपके मेंस में 3 मार्कर में ही पूछा गया है। देवल है बहुत सरल सा क्वेश्चन, लेकिन अगर हमें पता ही नहीं है कि देवल क्या है तो फिर कुछ नहीं है। भाई क्या है? सिंध प्रांत का पोर्ट है। कौन शासन कर रहा है? तो मोहम्मद बिन कासिम का भतीजा शासन कर रहा है। और कौन इसे हरा देगा? तो मोहम्मद बिन कासिम हरा देगा। 3 पॉइंट लिखेंगे, आपको नंबर पूरे मिल जाएंगे। अब एक और प्रश्न आता है कि सिंध की राजधानी क्या थी, कैपिटल। ठीक है, और ये ऐसे नहीं पूछा, ये पूछा कि चचनामा के अनुसार। किसके अनुसार? चचनामा। तो चचनामा बुक के अनुसार सिंध की कैपिटल क्या थी? अब बताइए कोई। हाँ भाई, लाइव में। वेरी गुड। तो अरोड जो है इसकी राजधानी थी। अब देखो क्वेश्चन समझे ना पहले अच्छे से।
जब आपसे पूछे अकॉर्डिंग टू चचनामा कैपिटल ऑफ सिंध प्रोविंस, चचनामा के अनुसार सिंध प्रांत की राजधानी, तो सिंध प्रांत की राजधानी क्या थी आपकी? अरोड थी। ये आप दिमाग में अच्छे से रखिएगा। ठीक है, एक बात। दूसरी बात जो पूछी जाती है कि इसका बंदरगाह या पोर्ट कौन सा था, तो पोर्ट जो है वो कौन सा था? देवल था। यहाँ के शासक कौन थे? दाहिर थे। और किससे हारे? तो मोहम्मद बिन कासिम से हारे। और ये क्या कहलाता है? ये सिंध का ये फर्स्ट सक्सेसफुल मुस्लिम इन्वेजन के रूप में हम इसे जानते हैं। तो क्या है ये? फर्स्ट सक्सेसफुल मुस्लिम इन्वेजन। कौन सा? किसका आक्रमण? मोहम्मद बिन कासिम का। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछा गया है कि भारत में पहला सफल आक्रमण कहाँ किया गया था, तो सिंध प्रांत पर किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया था। आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी आप लोगों को, कोई समस्या नहीं होगी यहाँ तक। फिर हम आगे बढ़ें तो इसके बाद अब कौन आक्रमण करेगा भारत पर? तो देखो, एक तो इनका आक्रमण हो गया। अब इनके आक्रमण के साथ भारत में इस्लाम का प्रचार प्रसार होना शुरू हो जाएगा। किसका प्रचार? क्योंकि भाई मुस्लिम शासक होंगे तो इस्लाम को प्रचारित प्रसारित करेंगे, तो इस्लाम का प्रचार प्रसार शुरू हो जाएगा, इस्लाम धर्म की स्थापना हो जाएगी। फिर इसके बाद जो अगले शासक आपके भारत पर आक्रमण करेंगे वो कौन होंगे? महमूद गजनवी। ठीक है, तो महमूद गजनवी का जो प्रश्न एक्चुअली आता है वो दो तरीके से प्रश्न पूछा गया है। एक तो गजनी से थे ये महमूद गजनवी। इन्होंने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार। तो महमूद गजनवी ने कितने? 17 टाइम्स भारत पर आक्रमण किया था। और इनका सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण, कौन सा मंदिर लूटा इन्होंने? तो 10, कब हुआ था ये? लाइव क्लास। सोमनाथ मंदिर। तो इन्होंने 1025 एडी में किस पर आक्रमण किया था? सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। ये इनका सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण माना जाता है। किसका? महमूद गजनवी का। तो एक तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है और एक एक पूछा जाता है कि इन्होंने कितनी बार आक्रमण किया था। तो आपको ध्यान रखना है 17 टाइम इन्होंने भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब महमूद गजनवी से एक जो एनालिटिकल क्वेश्चन बनता है, वो क्वेश्चन क्या बनता है कि भाई जो महमूद गजनवी थे, कौन थे? महमूद गजनवी। इन्होंने जब भारत पर आक्रमण किया तो इनका ऑब्जेक्टिव क्या था? उद्देश्य क्या था इनका? तो तो आपको ध्यान रखना है इनका उद्देश्य क्या था। क्या भारत में मुस्लिम सत्ता स्थापित करना चाह रहे थे? नहीं, इस बात को आप दिमाग में रखिए। अच्छा, क्या होता है जब हम कॉमन सेंस लगाते हैं, जैसे एकदम हम थोड़ा तुक्का लगाने की कोशिश करते, तो हमें लगता है यार कोई व्यक्ति एक बार नहीं 17 बार आक्रमण कर रहा है, मतलब कुछ तो ये चाहता है कि भारत में ही रुक जाए। लेकिन इनका बेसिक उद्देश्य क्या था? लूट, धन संपत्ति लूटो और भाग जाओ, फिर आओ, फिर धन संपत्ति लूटो, फिर भाग जाओ। ठीक है, हाँ, स्प्रेड ऑफ इस्लाम इनका उद्देश्य था। इस्लाम का प्रसार इनका उद्देश्य था। लूट इनका उद्देश्य था। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम डायनेस्टी या मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करना इनका उद्देश्य नहीं था। तो ये दिमाग में अच्छे से बसा लेना, क्योंकि यूपीएससी ने, उत्तर प्रदेश पीएससी ने कई जगह ये ऑप्शन आता है। और अक्सर लोग सोचते हैं जब आपने धन लूट लिया, आप इस्लाम का प्रसार भी कर रहे हैं, तो भैया यहीं रह जाओ। तो नहीं, रहना नहीं है उन्हें। तो उन्हें साम्राज्य स्थापित नहीं करना था, इनका ऑब्जेक्टिव में ये नहीं था। ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है, जिसको आपको दिमाग में क्लियर कट रखना है। तो ये हमने महमूद गजनबी की बात की। इतनी सी क्वेश्चंस हैं जो इनसे आते हैं। अब हम आ जाते हैं मोहम्मद गौरी पर। ठीक है, ये जो मोहम्मद गौरी था बेटा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब जैसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत में मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक क्या? भारत में मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक, फाउंडर ऑफ मुस्लिम एम्पायर या मुस्लिम डायनेस्टी। तो अगर आपसे कोई भी कहा जाए तो मुस्लिम सत्ता किसने स्थापित की, तो मुस्लिम सत्ता या साम्राज्य स्थापित करने वाला यही है, पहली चीज तो। ठीक है, तो फाउंडर है ये।
अगर भारत में आप देखेंगे कि मुस्लिम रूल किसके बाद स्टार्ट हुआ। अब देखो मजेदार, ये भी आ गए लेकिन इन्हें स्थापित नहीं कर पाया, इसका तो उद्देश्य था ही नहीं। किसका? मोहम्मद के महमूद, थोड़ा ध्यान देना महमूद गजनवी, इनका उद्देश्य नहीं था ये। मोहम्मद गौरी साहब जो थे, इनका उद्देश्य बहुत कुछ था भैया। तो अब इनको आपको ध्यान रखना है। तो देखिए, इनके मोहम्मद गौरी के तीन तो युद्ध हैं जो महत्वपूर्ण हैं। एक है तराइन फर्स्ट, कौन सा है? तराइन फर्स्ट। एक है तराइन सेकंड, और एक है चंदावर। ठीक है, तो तीन इंपॉर्टेंट युद्ध हैं। अच्छा, इनसे मैं थोड़ा सा एमपी की हिस्ट्री को कनेक्ट कर दूं आपके महमूद गजनवी से। तो महमूद गजनवी ने जब जयपाल के ऊपर आक्रमण किया था, किसके ऊपर? हिंदू शाही वंश के शासक थे ये जयपाल, जब इन पर इन्होंने आक्रमण किया था। अच्छा, एक बात और मैं आपको बता दूं, अभी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे 16 के बाद। ठीक है, इन सब चीजों को बढ़िया आराम आराम से। अब थोड़ा सा जिन लोगों का एग्जाम है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से अभी ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन आती यही है चीजें। मतलब अभी पढ़े हम कभी पढ़े, क्वेश्चन यही होंगे, आप प्रीवियस ईयर कुछ भी उठाइए। तो जो हिंदू शाही वंश के शासक जयपाल थे, ये भाग गए थे डर के गजनवी के आक्रमण से। तो इस बात से कौन नाराज हो गए थे? चंदेल वंश के शासक, जल्दी बताओ। विद्याधर। अरे यार, ये पूछा गया क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का। देखो, पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि चंदेल और रूरल विद्याधर जो है वो सबसे शक्तिशाली शासक थे इस वंश के। और ये वही विद्याधर हैं जिन्होंने क्या मंदिर बनवाया? कंदरिया महादेव। ये भी बहुत पूछा जाता है। पूछा जाता है सबसे बड़ा मंदिर, सबसे महत्वपूर्ण मंदिर। तो कंदरिया महादेव टेम्पल जो है वो कहाँ का है? खजुराहो का है। और किसने बनवाया है? विद्याधर ने बनवाया है। और अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे शक्तिशाली शासक कौन थे, मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ चंदेला डायनेस्टी, तो कौन है ये? विद्याधर है। तो विद्याधर ने जब जयपाल भाग गए, बोले अच्छा हमने संग बनाया था, तुम भाग गए इससे डर के। तो इन्होंने, विद्याधर ने क्या किया? जयपाल की बेसिकली हत्या करवा दी थी। ठीक है, तो इनके ऊपर है। अब महमूद गजनवी को ये प्रॉब्लम थी कि ये तो डर के भाग गया, तुम बीच में टांग क्यों अड़ा रहे हो? तो महमूद गजनवी किसके पीछे पड़ जाता है? विद्याधर के पीछे पड़ जाता है। और जब ये विद्याधर के पीछे पड़ता है, तो विद्याधर बहुत समझदार और चंट शासक थे, बोले अपन संधि कर लेते हैं, कोई बात नहीं तो जैसे तैसे करके क्या हुआ, तो पूछा जाता है कि किस चंदेल शासक ने या किस शासक ने महमूद गजनवी का सफल प्रतिरोध किया था? तो सक्सेसफुल रेसिस्टेंस ऑफ महमूद गजनवी बाय विद्याधर। तो किसने किया था सफल प्रतिरोध इनका? भाई, अगर आप हारे नहीं मतलब आप सफल हैं, जैसे बोलते हैं ना, अगर आप हारते नहीं ना, चुनाव हार गई, जैसे आप हार गई, ठीक है, तो अगर आप हारे नहीं, जैसे केजरीवाल जी के पास बहुत अच्छा मौका था शुरू में ही, अगर आप देखो, बताओ क्या मौका था? कि आप बीजेपी की तरफ चले जाओ। भाई, जिस पार्टी के फेवर में अगर केजरीवाल, एक सिंपल से समझना, बाकी जो गठबंधन है वो क्या एनडीए गठबंधन से ज्यादा बेहतर है? किसी भी पॉइंट पे नहीं है। उनके पास सबसे बड़ी बात होता है ना, जैसे कोई, अब जैसे पूछे आपसे कोई वंश चलता क्यों है, तो बोलते हैं ना करिश्माई व्यक्तित्व होना चाहिए, स्किल्ड लीडरशिप होनी चाहिए। तो कोई लीडर है क्या, आप बताओ। अच्छा, इतने सारे दल बना लिए इन्होंने, इंडिया गठबंधन बनाया था। इंडिया लिखने से थोड़ी इंडिया बन जाता है, जनता किसके साथ है भाई? तो यहां भी गठबंधन बनाया और ये भाग गए। अब गठबंधन बना के जब जयपाल भागे, तो इन्होंने, विद्याधर ने इनकी हत्या करवा दी। जब इनकी हत्या हुई तो महमूद गजनवी इनके पीछे पड़ गया, और महमूद गजनवी जब इनके पीछे पड़ा तो इन्हें संधि करके, हारे नहीं थे ये ओवरऑल। तो इसीलिए क्वेश्चन है, देखो तीन तरीके क्वेश्चन है विद्याधर से। एक, विद्याधर किस वंश के शासक हैं? चंदेल। सबसे शक्तिशाली या पावरफुल रूलर कौन है? विद्याधर। कंदरिया महादेव मंदिर किसने बनवाया? विद्याधर ने। ठीक है, और महमूद गजनबी का सफल प्रतिरोध, सक्सेसफुल रेसिस्टेंस किसने दिखाया था इनके अगेंस्ट? तो विद्याधर ने दिखाया था। इतने क्वेश्चन है, चलो भाई इनको छोड़ें, वापस आ जाओ। मोहम्मद गौरी। देखो, मोहम्मद गौरी जो है भारत में मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक है। इसकी महत्वपूर्ण चीजें क्या है? तो 1191 है, 1192 है, और 1194 है। ये तीन चीजें आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। थोड़ी सी कहानी सुन लो पीछे से। तो देखिए, हम सब जानते हैं पृथ्वीराज चौहान,
पृथ्वीराज चौहान जो है वो चौहान वंश के सबसे शक्तिशाली और महान शासक थे। दिल्ली पर शासन करने वाले शासक थे ये। अच्छा, दिल्ली पे बहुत कम लोगों ने शासन किया है। अच्छा, आपसे प्रश्न पूछे, दिल्ली पर शासन करने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था? बहुत सरल प्रश्न है लेकिन आप बता नहीं पाओगे। सोच लो, तब तक हम समय देते हैं। तो यहां पर क्या हो रहा है कि पृथ्वीराज चौहान जो हैं ये दिल्ली के शासक हैं, अजमेर के शासक हैं। इनके जो ससुर जी थे वो गहड़वाल वंश से थे। कौन से वंश से थे? गहड़वाल वंश से। आपको तीन कहानियां पैरेलल याद रखनी है। क्या क्या? अच्छा, अब बदल नहीं रहा, यही समझ लो आप तो। पीआरसी लिख दूं, पृथ्वीराज चौहान। अरे, समय बचाते हैं ना। पृथ्वीराज चौहान एक, दूसरे कौन? जयचंद, गहड़वाल शासक, और तीसरा ये गौरी है ही। ठीक है, समझना आप। तो पृथ्वीराज चौहान जो थे ये, इनकी और जयचंद की किस चीज के लिए कंपटीशन था? दिल्ली। अरे दिल्ली तो सबको चाहिए भाई शुरू से। और मैं आपको एक बहुत बढ़िया प्रश्न बताता हूँ। पृथ्वीराज चौहान के वंशज मानते हैं कुछ लोग अपने आप को। कौन? चौहान तो एक है ही वो वंशज। कौन? क्या? राजपूत? राजपूत तो चौहान और एक ही हो गए, मतलब क्वेश्चन नहीं समझे आप। बंजारे। बंजारों को जानते हो? तो बंजारे जो हैं ये बंजारे भटकते रहते हैं यहाँ वहाँ, आपने सुना है? इनसे अगर आप पूछो क्यों भाई आप घर क्यों नहीं बनाते हो, तो इनका स्टेटमेंट होता है चूंकि हम पृथ्वीराज चौहान से संबंधित हैं और जब तक आप हमें दिल्ली नहीं दोगे तब तक हम घर नहीं बनाएंगे। दिल्ली तो मोदी जी की है, दिल्ली तो मिलने से रही, तो घर इनका बनना नहीं है। ठीक। अच्छा, एक कंघी शिल्प पूछा जाता है कि कंघी के आविष्कारक कौन है, ये पूछा गया आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो बंजारे ही माने जाते हैं। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था बंजारे बेसिकली कौन है, तो इन्हें किस कैटेगरी में रखोगे? श्रमिक, व्यापारी, ठीक है, बोथ और नन। चलो ऐसे ही बता देते हैं, सरल कर दिया। ऑप्शन अच्छे थे उसमें, तो क्या लगाओगे आप? आप पता क्या सोचोगे, ये लो पीटते रहते हैं, ये सब करते रहते हैं, मजदूरी करते रहते हैं, तो आप श्रमिक लगाओ। श्रमिक नहीं है, ये व्यापारी हैं। आप गलत कर दोगे क्वेश्चन को। तो ये क्या थे? ट्रेडर्स या भाई व्यापारी तो कर रहे हैं, हंसिया बेचेंगे, चाकू बेचेंगे, छुरी बेचेंगे, रात को लूटेंगे कि नहीं वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? तो व्यापार कर रहे हैं ना। देखो, किसी के ऊपर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहिए कभी भी, ये चीज ध्यान रखना है। जैसे आयोग ने एक बार गलत पैराग्राफ दे दिया था, एक कॉम्प्रिहेंशन, फिर हटाया था, तो कभी भी ऐसे नहीं बोलना चाहिए। इसलिए क्या बोला मैंने, ये क्या है? व्यापारी है। एक कंघी शिल्प इन्हीं का है। दो, और ये किसके वंशज मानते हैं अपने आप को? पृथ्वीराज चौहान के। तो पृथ्वीराज चौहान जो थी इनका, भाई अब मैडम आएंगी, तो संयोगिता, ठीक है। इतिहास में कौन सा विवाह है ये? कितने प्रकार के विवाह होते हैं? विवाह कितने प्रकार के हो? टाइप्स ऑफ मैरिज, कैटेगरी ऑफ मैरिज और टाइप्स ऑफ मैरिज। देखो, दो कैटेगराइज हैं, अनुलोम प्रतिलोम, और इनमें 8 प्रकार के विवाह होते हैं। तो 8 प्रकार के, जो ये पूछा गया है कि कितने प्रकार के विवाह होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि कुल जो विवाह हैं वो कितने प्रकार के हैं? 8। तो इनके जो 8 प्रकार होते हैं विवाहों के, उनमें से संयोगिता और पृथ्वीराज चौहान का विवाह किस कैटेगरी में है? गंधर्व विवाह। ठीक है, और यही गंधर्व विवाह आज की क्या है? हाँ, लव मैरिज है ये। वाह, ठीक है। इतिहास में बहुत है ये लव मैरिज, मतलब सोचो ये कब कर रहे हैं लव मैरिज। यहाँ देखो 1191 के पहले ही की होगी। अरे यार, शिवरात्रि पे आ गए आप, महादेव जी ने तो की थी, भस्म कर देंगे तीसरी आंख खोल के। चलो, पृथ्वीराज चौहान। तो पृथ्वीराज चौहान दिल्ली के शासक बनना चाहते थे और दिल्ली मिली भी इनको। दूसरी तरफ जयचंद जो है ये भी दिल्ली का शासक बनना चाहते थे। तीसरी सबसे बड़ी समस्या थी कि संयोगिता पागल थी इनके प्यार में, सीधे शब्द में बोले। अब इन्हें जयचंद ने क्या किया, तो जयचंद भाई साहब ने एक स्वयंवर रचाया और पता क्या किया? पृथ्वीराज चौहान को नहीं बुलाया। और उससे, आपने देखी है मूवी पृथ्वीराज चौहान? एक क्या किया इन्होंने, एक सैनिक खड़ा कर दिया पृथ्वीराज चौहान का पुतला बना के, उसको भाला पकड़ा दिया। अब तो और किरकिरी हो गई, बोले अच्छा मतलब हमें आपने इनवाइट भी नहीं किया, बाकी राजाओं को आप इनवाइट कर रहे हो, और क्या कर रहे हो आप, हमें द्वारपाल बना दिया आपने, गेट कीपर। तो ये जाते हैं संयोगिता को उठा के
ले आते हैं। उठा के क्या, वो उठ के आई थी ऐसा सच तो, ये तो सब बदनामी की बातें हैं भाई, कोई जाए नहीं तो कोई कैसे चला जाए। अच्छा मजेदार है, लड़के ही बदनाम होते हैं, लड़का भगा के ले गया, ये कोई नहीं कहता कि लड़की भाग गई। ठीक है, अब जो भी था, तो पृथ्वीराज चौहान ले गए। अब लड़ने की हिम्मत तो किसी में थी नहीं, ऐसे खड़े ही जयचंद साहब, क्योंकि ये शक्तिशाली थे। तो भैया अब इस बात से ये नाराज हो गए ससुर जी, पूरा इतिहास ऐसे ही भरा पड़ा है, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। तो जयचंद गुस्से में थे। पृथ्वीराज चौहान का विवाह हो गया, तराइन का पहला युद्ध हुआ। तराइन के पहले युद्ध में बेटा पृथ्वीराज चौहान ने किसको, एमजी लिख दूं, मोहम्मद गौरी। तो पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं, गौरी हार जाता है। एक तो ये क्वेश्चन है। तो बन का बन में, बन बन नाइन बन में टू पे आते हैं, तराइन टू। ठीक है, अभी भी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी तो होंगे, लेकिन अब कौन जीत जाएगा, मोहम्मद गौरी। कारण था इनके ससुर जी, कि इनने पूरी गढ़वाल वंश की जो सेना थी वो सारी किसके सपोर्ट में दे दी, मोहम्मद गौरी के सपोर्ट में दे दी। मूर्खों, इतिहास सीखना को ऐसे ही मिलता है कि हमें अपनों से कभी भी गड़बड़ नहीं करनी चाहिए। गौरी साहब का सपोर्ट किया। अब गौरी देखो अपने असली रूप में आएगा। 1194 में गौरी जो है ना, मोहम्मद गौरी, किनको, जयचंद को चंदा दिखा देगा ये चंदावर के युद्ध में। तो 1194 में चंदावर का युद्ध है, और चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी किनको हरा देता है, जयचंद को हरा देता है। दो ही शक्तिशाली शासक थे उस समय के। इन दोनों को हराने के बाद अब ये दिल्ली पे तख्तोताज पे कब्जा कर लेगा, और 1206 में बाद में इसकी डेथ हो जाती है। ठीक, अब इसके जो गुलाम थे, पहले तो आपको तराइन फर्स्ट तराइन सेकंड चंदावर क्लियर। ठीक है, मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक गौरी जो है ना बेटा, इसके जो कॉइन्स थे इन पे लक्ष्मी जी का अंकन था। ये पूछा गया क्वेश्चन है कि लक्ष्मी जी की पिक्चर किसके सिक्कों पे है, तो लक्ष्मी जी की पिक्चर गौरी के सिक्कों पे। अच्छा, गौरी मुस्लिम शासक है तो लक्ष्मी जी बनवाए नहीं थे, एक्चुअली जो लक्ष्मी जी के सिक्के चल रहे थे उसने दूसरी तरफ अपने नाम को लिखवा दिया मोहम्मद बिन साम। तो दूसरी तरफ इसने क्या लिखवा दिया, मोहम्मद बिन साम, किसने, गौरी ने। और एक तरफ क्या था, तो लक्ष्मी जी की पिक्चर जो है इन सिक्कों पे बनी हुई थी। ये सारी चीजें यहाँ पर थी। ये आपके मोहम्मद गौरी साहब की महत्वपूर्ण बातें। अब गौरी के जो दास हैं, यही दास करेंगे कमाल। अच्छा एक और बात बता देते हैं, चलो चंदेल यहाँ सामने ही है। तो पृथ्वीराज चौहान ने बेटा इससे पहले 1182-83 में, 1182-83 में चंदेल वंश के जो शासक थे, चंदेल वंश के अंतिम महत्वपूर्ण शासक कौन थे बताओ, अंतिम महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण अंतिम, अंतिम नहीं, तो परमारजी देव या परिमल देव थे। चलो मैं यहाँ बता देता हूँ, एक मिनट यहाँ देख लीजिए आप लोग। देखिए कौन, पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान 1182-83 में कहाँ आक्रमण करते हैं, तो ये आक्रमण करते हैं किस पर, परमारजी देव पर। ये महोबा के शासक थे परमारजी देव। परमारजी देव, इन्हीं का नाम क्या था, परिमल देव। तो पहले तो एक चीज आप ये याद रखिएगा कि परमारजी देव या परिमल देव जो हैं अंतिम महत्वपूर्ण शासक हैं चंदेल वंश के। पृथ्वीराज चौहान ने इनके ऊपर आक्रमण किया, और आक्रमण कहाँ किया, तो महोबा में किया। तो ये बैटल ऑफ महोबा भी कहलाता है। क्या कहलाता है ये, महोबा का युद्ध कहलाता है। और इसमें पृथ्वीराज चौहान किनको हरा देंगे, ठीक है, वेरी गुड। तो परमारजी देव की तरफ से कौन यहाँ पे लड़ रहे हैं, आल्हा उदल। तो ये आला उदल इनके सेनापति थे। आला उदल किस मंदिर से संबंधित है, मैयर से। ठीक, तो परमारदी देव हार जाएंगे, पृथ्वीराज चौहान यहाँ पे जीत जाएंगे। ठीक, तो पूछा जाता है किसके सेनापति आला उदल थे। एक और प्रश्न आपको ध्यान रखना है, परमारदी देव का ही नाम क्या है, परिमल देव है। और इनके राजकवि कौन थे, इनके राजकवि कौन थे परमारदी देव के, इनकी रचना परिमल रासो है। अब बता दूं, परिमल रासो। अच्छा, पृथ्वीराज चौहान के राजकवि कौन थे, चंद्र वरदाई। तो चंद्र वरदाई थे इनके। चंद्र वरदाई की रचना थी पृथ्वीराज रासो। क्या थी, पृथ्वीराज रासो।
ठीक है, तो पृथ्वीराज रासो किसने लिखी? ये जो पूरी कहानी हमें मिलती है पृथ्वीराज चौहान की, संयोगिता की, मोहम्मद गौरी की, जयचंद की, वो हमें किस बुक से मिलती है? पृथ्वीराज रासो से हमें इसकी जानकारी मिलती है। और चंद्र बरदाई बहुत विद्वान व्यक्ति थे, इन्होंने कहा था देखो चौहान संभल जाओ, आपने पहली बार तो गलती की कि छोड़ दिया पहले हरा के, और दूसरी बार अब आप फिर से लड़ने जा रहे हो। तो इन्होंने समझाया था कि हम लौटेंगे नहीं, और ये लौटे नहीं थे। ठीक है, तो अगर आपने सुना हो एक स्टेटमेंट आता है ना, 4 बांस 40 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है मत चूको चौहान। तो इसमें यह भी कहा गया है कि इनकी जब आंखें फोड़ देते हैं पृथ्वीराज चौहान की, तब भी ये तीर चलाते हैं और वो सुल्तान को जाके लग जाता है। लेकिन ये चीज इसमें है, इसे आप इंडियन हिस्ट्री में कहीं नहीं पढ़ेंगे। लेकिन कभी पूछ ले कि किस में है तो आपको ये ध्यान रखना है। इनके राज कवि कौन थे? परिमल देव या परमार्दी देव के? जगनिक थे यार, इतना क्या सोच रहे हो। ऐसे ही तो क्वेश्चन आते हैं। देखो, अगर आप इतिहास को इंटरकनेक्ट कर पाओगे, क्योंकि ये तो आपको पढ़ने मिलेगा, ये आपको इंडियन हिस्ट्री में पढ़ने नहीं मिलेगा तो इसको आपको मध्य प्रदेश के इतिहास से कनेक्ट करना होगा। तो पृथ्वीराज रासो जो है वो चंद्र बरदाई की है, परिमल रासो जगनिक की है। ठीक है, किसकी है? परिमल अरे कुछ नहीं, जो जिसके राज कवि हैं वो उसके बारे में लिखेंगे। उन्हें पृथ्वीराज रासो, तो पृथ्वीराज को जो रास आए, ठीक है, तो ये परिमल देव को जो रास आए वो परिमल रासो। क्या दिक्कत है इसमें? कोई समस्या? तो ये पृथ्वीराज चौहान थे। अलाउदल की कहानी आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, और फाइनली 1192 में पृथ्वीराज चौहान को कौन हरा देते हैं? तराइन के सेकंड युद्ध में मोहम्मद गौरी हरा देते हैं जयचंद की सहायता से। और 1194 में जयचंद जो है चंदावर के युद्ध में किससे हार जाते हैं? गौरी से हार जाते हैं, और ये कहानी पूरी खत्म हो जाती है। देखो, तराइन 1 और 2 तो ठीक है, लेकिन तराइन 3 जो है वो यहाँ नहीं है। तराइन 3 आगे आएगा, और तराइन 3 में ना पृथ्वीराज चौहान है ना गौरी है। ठीक है, तराइन में इल्तुतमिश ताता करेंगे इल्तुतमिश ताजुद्दीन यल्दोज को। किसको ताता करेंगे? ताजुद्दीन यल्दोज। अभी आपको समझ में नहीं आएगा इसलिए रुक जाते हैं। अब गौरी का क्या स्टेटस रहा? तो गौरी के बेटा दास थे कुछ, उद्दीन ऐबक एक दास। ठीक है, समझना। एक था ताजुद्दीन यल्दोज। कौन सा था? ताजुद्दीन यल्दोज। और एक कौन था? जल्दी बताओ, सुना है आप लोगों ने? नासिरुद्दीन कुबाचा। ठीक है, और एक जो था जिसने नालंदा को तोड़ा फोड़ा था, बख्तियार खिलजी। खिलजी लिख दें? नहीं, बख्तियार लिखे, नहीं तो बाद में भूल जाओ कौन सा खिलजी। तो बख्तियार खिलजी, नासरुद्दीन कोबाचा, ताजुद्दीन यल्दोज और कुतुबुद्दीन ऐबक, ये 4 महत्वपूर्ण दास थे। एक तरीके से इनके सिपह सालार थे। किसके? गौरी के। लेकिन जब गौरी की डेथ होती है तो कौन बनेगा शासक? ऐबक। अब समझो कैसे। पहले हम देखें, गौरी के समय में जो है ये बहुत परेशान शासक हैं बेचारे। महोबा में हार गए, महोबा से चले बोले अब हम एक काम करते हैं, अपन दूसरी जगह चलते हैं। ठीक है, तो ये दूसरी जगह चले जाते हैं। अब ये जब दूसरी जगह जाते हैं तो ये इनके पीछे पड़ जाता है। कलिंजर सुना है आप लोगों ने? कलिंजर इनकी राजधानी भी रही है। तो जब ये महोबा से हार के कलिंजर जाते हैं तो कलिंजर में कौन आक्रमण करता है? ऐबक। और ये फिर हार जाते हैं परमार्दी देव। और इस तरीके से ऐबक इन्हें हराने के बाद इस पूरे साम्राज्य को, यानी कि किस साम्राज्य को? चंदेल वंश। ठीक है, चंदेल वंश का शासन एरिया क्या कहलाता था? जेजाक भुक्ति। तो ये जो जेजाक भुक्ति वाला रीजन है, या कहें बुंदेलखंड का ये जो रीजन है, ये किस में मिल जाएगा? तो ये मिल जाएगा दिल्ली सल्तनत में। पहले तो ये तो कनेक्ट हो रहा है या नहीं? तो ऐसा तो नहीं लग रहा है कि बहुत जल्दी हो रहा है या बहुत ज्यादा खतरनाक हो रहा है। तो ऐबक साहब आ गए। ऐबक को अब एक तरफ रख दो। ऐबक तो बनेंगे शासक, और ये करेंगे दिल्ली में गुलाम वंश की स्थापना। तो ये किसकी स्थापना करेंगे? स्लेव डायनेस्टी या गुलाम वंश की स्थापना करेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक। अब भैया चारों दास हैं, ये लोग भी तो करेंगे हंगामा। तो पहले बख्तियार खिलजी की बात करते हैं। तो बख्तियार खिलजी जो था, जिसने किसको उड़ाया, पूछा जाता है।
अब पहले तो आपको ये याद होना चाहिए कि नालंदा यूनिवर्सिटी है कहाँ। तो नालंदा है बिहार में, एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, नालंदा के फाउंडर कौन है, किसने बनवाया? कुमारगुप्त फर्स्ट या सेकंड? ये ध्यान रखना, ऑप्शन ऐसे ही आते हैं, कुमारगुप्त फर्स्ट। तो नालंदा की स्थापना की कुमारगुप्त फर्स्ट ने। दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन आता है कि इसको नष्ट किसने कर दिया था, डिस्ट्रॉय किसने किया? तो ये था बख्तियार खिलजी। कौन था? बख्तियार खिलजी। देखिए 3 विश्वविद्यालय हैं जिनसे क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में। और अगर आप देखेंगे प्राचीन भारत का ज्ञान परंपरा, ये उसी टॉपिक का हिस्सा है, ये इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज का। तो आपको ये ध्यान रखना है, एक हमारी नालंदा विश्वविद्यालय है जिसके संस्थापक गुप्त वंश के महान शासक कुमारगुप्त फर्स्ट हैं। और इसी विश्वविद्यालय से ह्वेनसांग जुड़ा था, जो भारत आया था हर्षवर्धन के समय, और ये नालंदा में इसने पढ़ाई लिखाई भी की थी। नालंदा वर्तमान में बिहार जिले में स्थित है, ठीक है। और नालंदा को नष्ट किया था बख्तियार खिलजी ने। इसके अलावा इसने एक और विश्वविद्यालय को भी नष्ट किया था, वो था विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ठीक है। तो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी और नालंदा यूनिवर्सिटी, इन दोनों को नष्ट करने वाला कौन था? तो बख्तियार खिलजी था। तो नालंदा को नष्ट किया इसने, और इसके अलावा विक्रमशिला को नष्ट किया था। अब एक और क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि विक्रमशिला यूनिवर्सिटी किसने बनाई, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि इसको बनाने वाले थे पाल वंश के शासक धर्मपाल, ठीक है। तो 2 विश्वविद्यालय हो गए आपके, एक नालंदा एक विक्रमशिला। नालंदा के फाउंडर कुमारगुप्त फर्स्ट और विक्रमशिला के धर्मपाल, और दोनों को नष्ट करने वाला बख्तियार खिलजी। बाद में घायल हो जाता है और इसकी डेथ हो जाती है। तो इसकी तो हो गई डेथ। तो अब ये तो नहीं करेगा कि हमें भी सत्ता दो, ठीक है। अब बचते हैं ताजुद्दीन यलदौज और नासिरुद्दीन कुवाचा। ऐबक साहब क्या करते हैं, इनसे ना रिश्तेदारी कर लेते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक अपनी बहन की शादी करा देते हैं, बोले काम खत्म, ये भी रिश्तेदार, तो ये भी झगड़ा खत्म। कुबाचा से भी अच्छे संबंध रखते हैं। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में अब कौन आता है? तो इल्तुतमिश आता है बेटा। कौन आता है? इल्तुतमिश। और थोड़ा समझना, कनेक्ट करना है इतिहास को। इल्तुतमिश जो है, अब देखो क्या था इल्तुतमिश, गौरी के गुलाम कौन थे? ऐबक। और ऐबक का गुलाम या स्लेव कौन था? इल्तुतमिश। तो एक तो इसे कहा जाता है गुलाम का गुलाम, स्लेव ऑफ स्लेव। तो स्लेव ऑफ स्लेव कौन है? इल्तुतमिश। क्योंकि देखो गौरी का गुलाम ऐबक, ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश। लेकिन ये गुलाम होने के साथ इंटेलिजेंट था, और ये था दामाद किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक का। अब देखो बहन ज्यादा प्रिय प्रिय होती है या बेटी? स्वाभाविक सी बात है ना। तो भैया दामाद से ज्यादा लगाव था। तो अब दामाद जी जब शासक बन जाएंगे, ये वो है, देखो 2 क्वेश्चन है। एक है दिल्ली सल्तनत का संस्थापक ऐबक, गुलाम वंश का संस्थापक ऐबक। लेकिन बोले दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक, क्या क्वेश्चन है? रियल फाउंडर ऑफ, डीएस लिख दूं, दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश था। कौन था? इल्तुतमिश। अब जब इनकी बेटी से विवाह करने के बाद और ये सब बढ़िया से इनका ये राजा बन जाते हैं, जब ये सुल्तान बनते हैं तो अब इन लोगों को प्रॉब्लम होगी ताजुद्दीन यलदौज को। क्योंकि प्रश्न ये था कि साहब हम भी तो उतने ही बड़े गुलाम थे जितने ऐबक थे, अब आपने इन्हें क्यों बना दिया, हम बन सकते थे राजा। तो ये लोग क्या करेंगे? विद्रोह करेंगे। तो एक कोबाचा का विद्रोह होगा, तो इसको बोलते हैं कोबाचा का दमन। क्या बोलते हैं? कोबाचा का दमन किसने किया? इल्तुतमिश ने, ठीक है। तो एबोलिशमेंट ऑफ कोबाचा, नासिरुद्दीन कोबाचा था। अब बचते हैं ताजुद्दीन यलदौज। तो ताजुद्दीन यलदौज और इल्तुतमिश के बीच में बेटा एक युद्ध होता है 1215 में। और ज्यादा अगर ऐसे आए तो लंबे समय तक चला था, 1215-16 में, 1215-16 में। ये युद्ध है बेटा तराइन थर्ड, बैटल ऑफ तराइन थर्ड। देखो फर्स्ट सेकंड तो 91-92 में है, और थर्ड जो है वो 1215 में है। तो 1215 में क्या होगा? इल्तुतमिश ने, ऐसे देखो याद रखो, इल्तुतमिश ने ताजुद्दीन यलदौज को ताता कर दिया।
ध्यान रखना, भूल जाओगे नहीं तो एक समय के बाद। इल्तुतमिश, क्योंकि ऑप्शन यही आते हैं, बख्तियार खिलजी को हराया, नासिरुद्दीन कोबाचा को हराया, ठीक है, ताजुद्दीन यलदोज को हराया। तो ता में देखो, इल्तुतमिश में ता, हाँ ना, आपको पता ही है ये तो लंबे समय तक शासक रहेंगे। और ताजुद्दीन यलदोज में ता, ठीक है, किसमें, ताजुद्दीन यलदोज। तो ये जो ताजुद्दीन यलदोज थे, इल्तुतमिश को किसको ताता कर दी, ताजुद्दीन यलदोज को। तो इल्तुतमिश ने तराइन के तृतीय युद्ध में ताजुद्दीन यलदोज को हरा दिया और इस तरीके से इनकी सत्ता स्थापित हो गई। अब इनसे क्वेश्चन बनते हैं खूब ढेर सारे। इस सब में ये किसका योगदान होता है, तो आपने सुना होगा चालीसा दल, ठीक है। इस चालीसा दल को हम कहते हैं तुर्काने चहलगानी। क्या नाम दिया जाता है बेटा चालीसा दल का, तुर्काने चहलगानी। तो जो तुर्काने चहलगानी थी, क्या थी, तुर्काने चहलगानी या चालीसा दल, कुछ नहीं 40 तुर्क सरदार हुआ करते थे। तुर्की के 40 अमीर जो होते थे वो इसके चालीसा दल में होते थे। एक, इसी को क्या नाम दिया जाता है, तुर्काने चहलगानी। एक हो गई बात। दूसरी बात करते हैं, इन्होंने क्या किया, ये चूंकि रियल फाउंडर थे दिल्ली सल्तनत के, तो इन्होंने बाकायदा खलीफा से अपनी जो होती ना सत्ता के लिए ऑफिशियल लेटर जारी कराया। तो पूछा जाता है कि आधिकारिक पत्र किसने प्राप्त किया था सत्ता का, तो वो भी इल्तुतमिश थे। इन्हीं की बेटी कौन थी, वेरी गुड, तो इनकी बेटी थी रजिया सुल्तान। किसकी बेटी है रजिया सुल्तान, इल्तुतमिश की। तो जब रजिया सुल्तान का जन्म हुआ तो इन्हें बहुत खुशी हुई थी, काबिल पिता की काबिल बेटी थी ये, ठीक है। तो इन्होंने इसी खुशी में रजिया की जीव मतलब जन्म लेने की खुशी में टंका नामक सिक्के चलाए थे। क्या चलाए थे, टंका। और याद रखिएगा टंका सिल्वर कॉइन थे। इसके अलावा एक और सिक्के इन्होंने चलाए हैं जीतल, जो कॉपर सिक्के थे। अब देखो कैसे याद रखोगे, जीतल में ता, कॉपर मतलब हिंदी में तांबा, तांबा में ता, तो तांबे का क्या, कॉपर कॉइन जीतल, और कुछ नहीं तो चांदी का टंका। बेसिकली ये जो सिल्वर कॉइन टंका था, इन्होंने दिल्ली की जनता को बांटे थे। किसकी खुशी में, कि बिटिया हुई है बधाइयों, हम आपको चांदी के टंका। तो ये पूछा जाता है कि किसके जन्म पर चांदी के टंका बांटे गए। अब ये क्वेश्चन बहुत आए हैं कि जीतल टंका किसने रिलीज किए, इल्तुतमिश ने। जीतल किसका था, कॉपर कॉइन तांबे का, जीतल था कुछ नहीं याद रहे, तो चांदी का टंका था। और चांदी का टंका कहाँ बांटा, दिल्ली की जनता को बांटा। किसके जन्म पर, रजिया के जन्म पर बांटा था। एक और क्वेश्चन आपके टंका से पूछा गया है कि प्योर अरेबिक कॉइन कौन सा था, शुद्ध अरबी सिक्का। कैसा सिक्का बेटा, तो प्योर अरेबिक कॉइन, तो पहला शुद्ध अरबी सिक्का जो था वो टंका ही था। तो एक पूछा गया है पहला शुद्ध अरबी सिक्का किसने चलाया, इल्तुतमिश ने। कौन सा था, टंका था। किसका था, सिल्वर का था। जीतल किसका था, तांबे का था। ये दोनों किसने जारी किए, इल्तुतमिश ने। लक्ष्मी जी के अंकन वाले किसके थे, मोहम्मद गौरी के, ठीक है। फिर इसके बाद तराइन का तीसरा युद्ध किनसे होता है, ताजुद्दीन यलदोज और इल्तुतमिश के बीच में 1215-16 में होता है, ठीक है। चालीसा दल की स्थापना किसने की, इल्तुतमिश ने। अब ई से इल्तुतमिश, इसने इक्ता व्यवस्था शुरू की थी। कौन सी व्यवस्था, तो ये पूछा जाता है कि इक्ता सिस्टम शुरू करने वाला, तो ई से इक्ता, इक्ता शुरू करने वाला कौन था, इल्तुतमिश था। दिख नहीं रहा आप लोगों को, अब ठीक है। तो इक्ता व्यवस्था शुरू करने वाला, इक्ता सिस्टम को शुरू करने वाला, देखो ऐसे याद रख लो, ठीक है। तो इक्ता किसने शुरू की, ठीक है। तो इक्ता शुरू करने वाला कौन, इल्तुतमिश। कुछ नहीं, ई इक्ता का, इंग्लिश में करना है तो आई, ठीक है। चालीसा दल, तुर्काने चहलगानी, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक, रजिया सुल्तान के पिताजी, ताजुद्दीन यलदोज को तराइन के तृतीय युद्ध में पराजित किया, चांदी का टंका और सिल्वर का, सिल्वर का सिल्वर तो एक ही होती है तो जीतल, तांबे का जीतल, ठीक।
ठीक है, फिर खलीफा से किसने अधिकार पत्र लिया? इल्तुतमिश ने। ठीक है, चालीसा दल किसने शुरू किया? इल्तुतमिश ने। इक्ता व्यवस्था किसने शुरू की? इल्तुतमिश ने। एक थोड़ा सा टफ क्वेश्चन बन जाता है फवाजिल। क्या बन जाता है? फवाजिल। तो बेटा फवाजिल जो है कुछ नहीं है, देखो आप समझो, पहले तो इक्ता समझो। इक्ता व्यवस्था क्या होती थी कि जो आपके पास भूमि का मालिक कौन होता था उस समय? ऑनर ऑफ द लैंड। तो सुल्तान, राजा, शासक ही होते थे। तो ऑनर ऑफ द लैंड जो है वो कौन होते हैं? शासक होते हैं या सुल्तान होते हैं। तो ये अपनी भूमि को जो जो हिस्से हैं, मान लो आप सब इक्तेदार हो, जैसे मान लो मैंने 100 एकड़ आपको दे दी, 100 एकड़ आपको दे दी, 100 एकड़ आपको दे दी, और इस व्यवस्था को आप देखेंगे तो आप क्या होगा? इक्ता भूमि जिसे दी गई वो अधिकारी कौन? इक्तेदार। ठीक है, तो ऑफिसर ऑफ द इक्ता लैंड इक्तेदार। अब आप इक्तेदार है, अब आपका काम क्या है? हमने आपको जमीन दी है ना, तो उससे आप एक सेना रखेंगे, केयर टेकिंग करेंगे एक आर्मी की। उस सेना को खिलाएंगे पिलाएंगे किससे? तो वो जो आपको जमीन या लैंड दी गई है उस लैंड का उपयोग करेंगे आप, उससे जो भी प्रोडक्शन होगा उससे आप सेना का देखरेख करेंगे, और उस देखरेख के बाद जो पैसा बचा रह जाएगा, रिमेनिंग अमाउंट जो होगा, मान लो मैं एक एग्जांपल दूं कि हमने आपको जो लैंड दी उससे आपको 50 लाख रुपए मिले, और आपने जो सेना का रख रखाव, अपनी जितनी सैलरी बांटनी थी, जो सब खाना पीना सब कुछ किया, और उसमें 40 लाख रुपए आपके खर्च हो गए। तो अब कितना बचा? 10 लाख। तो वो 10 लाख रुपए आप राजकोष या ट्रेजरी में जमा करा देंगे। किसके पास? इल्तुतमिश के पास। राजा कौन? सुल्तान कौन? इल्तुतमिश। तो ये जो रिमेनिंग अमाउंट होता था ये क्या कहलाता था? यही कहलाता था फवाजिल, या कहें एक्सेस अमाउंट, अतिरिक्त पैसा जो खर्च होने के बाद इक्ता व्यवस्था। कुछ नहीं, अगर आप सब भूल जाएं तो इक्ता व्यवस्था में सेना के रखरखाव के बाद बची शेष रकम या पैसा जो है वो फवाजिल कहलाता था। ठीक है, रिमेनिंग अमाउंट आफ्टर एक्सपेंडिचर। तो खर्च के बाद जो रिमेनिंग अमाउंट होता था वो फवाजिल होता था। फिर पूछते हैं फवाजिल कहाँ जमा होता था? तो डेफिनेटली हमेशा फवाजिल कहाँ होगा? तो राजकोष में ही होगा और कहीं नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ रही बात कि ये फवाजिल हो गया। अब यहां से दो प्रश्न है। चालीसा दल किसने बनाया? तुर्काने चहलगानी कहलाता है ये। इक्ता व्यवस्था किसने शुरू की? इल्तुतमिश ने। अब बात है कि शुरू हुई है तो समाप्त भी हुई होगी। तो दो क्वेश्चन है, चालीसा दल को किसने समाप्त किया? तो चालीसा को समाप्त, देखो 40 लोगों को समाप्त तभी किया जा सकता है जब आपके पास बल हो। तो चालीसा दल को किसने समाप्त किया बेटा? तो एबोलिशमेंट ऑफ चालीसा दल तो किसने? बलबन ने। अब भाई दूसरी बात है कि इक्ता को भी कोई समाप्त करेगा, तो इक्ता को समाप्त किया किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। ये दोनों क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। किसने समाप्त किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। ये वही चित्तौड़ पे आक्रमण करने वाला ढीठ व्यक्ति, समझ गए ना? किसके ऊपर किया था इसने? पद्मावती पर। बढ़िया। पद्मावती पर नहीं, पद्मावती के लिए। ठीक है, पद्मावती पे अगर आक्रमण कर देगा तो फिर क्या बचेगा जीवन में उसके। तो एकता व्यवस्था किसने शुरू की? इल्तुतमिश ने। समाप्त किसने की? अलाउद्दीन खिलजी ने। चालीसा दल को किसने समाप्त किया? बलबन ने। देखो कहानी समझो अब यहाँ से, ये तो डेटा है तो आपको कनेक्ट करने ही पड़ेंगे, ई से इक्ता, ई से इल्तुतमिश। लेकिन कहानी क्या थी? जब इल्तुतमिश के बाद में रजिया सुल्तान शासक बनती हैं तो एक महिला होने के कारण, एक तो क्वेश्चन पूछा जाता है दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान। 1236 से 40 के बीच में इनका टेन्योर था। कब से कब तक था? 1236 से 40 के बीच में इनका टेन्योर था। और इनकी एक ही कमी थी कि ये महिला थी, बस। बाकी सब बहुत अच्छा था इनका। तो अब ये जो चालीसा दल के लोग थे, क्योंकि पुरुषवादी मानसिकता तो तब भी थी, तो इनका ये मानना था कि एक महिला के अंडर में हम कैसे रह सकते हैं। तो ये लोग साजिश करना शुरू कर दिए, और इल्तुतमिश के जो बेकार सा बेटा था एकदम बेवकूफ टाइप का, उसको ये शासक बनाना चाहते थे, और फाइनली ये रजिया सुल्तान की हत्या करवा देते हैं। कौन? चालीसा दल। अब बलबन ने इससे सीख लिया, बोले यही हैं जो कांडी हैं। कौन है कांडी?
चालीसा दल वाले बोले ऐसा नहीं हो, ये हमारे खिलाफ भी साजिश कर दें अगली बार, तो इसलिए बलबन इनकी समाप्ति कर देता है। अब थोड़ा सा बैक आ जाओ, तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है बेटा, देखो कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर बनाना शुरू कराई थी, सब जानते हैं, कुतुब मीनार। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने प्रारंभ किया। देखो याद रखना, ऐबक ने शुरू किया, खत्म नहीं किया, लेकिन पूछे कि समाप्त किसने किया, तो इल्तुतमिश ने। तो शुरुआत किसने की, ऐबक ने, ससुर जी ने। समाप्त किसने किया, दामाद जी ने। अब मुद्दा आता है कि और कौन कौन लोग हैं जो कुतुब मीनार से संबंधित हैं। अब अच्छा क्वेश्चन है ये, हाँ चलो बताओ, किसी ने पढ़ा हो तो। भाई एक तो हो गए कुतुबुद्दीन ऐबक जिन्होंने निर्माण कार्य शुरू कराया, फिर इसको कंटिन्यू रखा किसने, इल्तुतमिश ने, कंप्लीट करा दिया। फिर इस पे क्या होता है, बिजली गिर जाती है, लाइटनिंग हुई, तो फिर इसकी एक फ्लोर टूट गया, फिर इन्हें 2 फ्लोर बनवा दिए थे किसी ने, वो कौन थे, फिरोज शाह तुगलक। तो एक थे फिरोज शाह तुगलक। तो 2 फ्लोर जब मतलब क्या हुआ था, चौथे फ्लोर, 4 फ्लोर तक बनवाई थी इसने, इल्तुतमिश ने, तो चौथा फ्लोर टूट जाता है, तो चौथा और पांचवा फ्लोर जो है वो किसने बनवाया था, फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। तो आपको ध्यान रखना है। फिर एक प्रश्न आता है कि कुतुब मीनार का निर्माण क्यों किया गया, किसकी याद में किया गया। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कुतुब मीनार का जो निर्माण था वो किसने किया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया या करवाया, लेकिन ये किसकी याद में करवाया, तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, काकी की याद में काका ने मीनार बनवा दी, ऐसे याद रख लो बस। तो कुतुबुद्दीन में का, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, कुतुब मीनार में का, और कुतुबुद्दीन ऐबक में का। तो कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया, किसकी याद में, कुतुबुद्दीन, ये ठीक है संत थे, ये महान संत थे, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार का निर्माण कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। फिर इल्तुतमिश ने इसको कंप्लीट कराया, फिर जब गिर जाता है एक फ्लोर इसका, तो फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, और कोई है इससे जो संबंधित हो कुतुब मीनार से। चलो, एक लोधी वंश के शासक हैं जो कुतुब मीनार से संबंधित रहे हैं, बताइएगा आप लोग सोच के। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसे बन जाता है कि कुतुब मीनार से कौन सा शासक संबंधित नहीं है, मतलब कौन सा ऐसा रूलर है जिसने कुतुब मीनार से, जिसका कोई लेना देना नहीं है। तो कौन कौन हो गए, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक, और एक है लोधी। बताइएगा आप लोग। चलो यहां तक हो गया, पहले तो ये बताओ। तो हमने ऐबक की बात कर ली। अब ऐबक ने एक तो दिल्ली में क्या बनवा दिया, कुतुब मीनार, और एक और चीज बनवाएंगे ये, क्या, वेरी गुड। तो एक है 2.5 दिन का झोपड़ा। ठीक है, तो 2.5 दिन का झोपड़ा बेसिकली एक जैन मंदिर था जिसको तोड़ के इसे बनवाया गया था। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद है, इसका निर्माण किसने करवाया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, कुतुब मीनार से ही ज्यादा क्वेश्चन हम हालांकि आर्किटेक्चर को अलग से भी देखेंगे, बट उससे कनेक्ट हो रही थी चीजें। पहले तो यहां तक आप बताओ कि कोई समस्या है किसी रूप में, नहीं है। अब हम चलते हैं सल्तनत काल की तरफ। अभी हम सल्तनत काल में एंटर कर रहे हैं अब हम। तो देखिए सल्तनत काल जो है, इस पूरे सल्तनत पीरियड को हम कितने वंशों में डिवाइड करते हैं, 5। एक है गुलाम, एक है खिलजी, एक है तुगलक, एक है सैयद, और एक है लोधी। ठीक है, तो पहले तो आप ये याद रखिएगा कि इनका क्रम ये है। पहला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत के वंशों को क्रोनोलॉजिकली अरेंज करो, कालानुक्रम में। तो सबसे पहले गुलाम आया, और गुलाम जो है वो खिलखिला के हंसा, खिलखिला के हंसने के बाद इसने तुगलकी फरमान जारी किया, और तुगलकी फरमान जारी करके बोलता है शायद, तुगलकी फरमान मतलब अंदाजे के आधार पर बोलता है शायद, शायद यानी सैयद,
और बाद में वो जनता के ऊपर वो सब लाद देता है, तो लोधी। तो गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी। और भूल जाओ, पहला तो गुलाम है ही, तीसरा तुगलक, अरे ता से तीसरा, तीसरा तुगलक, चौथा सैयद, और पांचवा लोधी। और कुछ नहीं तो LODHI कर देना है स्पेलिंग, तो क्या होगा, 5 ही अल्फाबेट है, तो लास्ट लोधी। और अगर ऐसे नहीं याद हो तो लास्ट लोधी, पहला गुलाम। अब क्रम से भी अब मुद्दा आता है, फिर यहां से जो प्रश्न बनते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनते हैं कि इनके क्रोनोलॉजी में तो अरेंज करो, ये तो हो गई क्रोनोलॉजिकली। फिर पूछते हैं सबसे कम समय तक किसने शासन किया, सबसे ज्यादा समय तक किसने शासन किया। और ज्यादा चढ़ता है क्वेश्चन तो फिर पूछ लेता है कम से ज्यादा की तरफ अरेंज करो, मतलब जिसने सबसे कम किया हो सबसे ज्यादा किया, उल्टा कर देंगे, सबसे ज्यादा से सबसे कम। तो यहां आपको एग्जैक्टली टेन्योर पता होना चाहिए, नहीं तो ये क्वेश्चन या तो रट लो या टेन्योर याद कर लो। तो सबसे पहले देखो हमने क्या कहा था, 1206 में किसकी डेथ हो गई थी, गौरी की। तो बन गए कौन शासक, भाई कुतुबुद्दीन ऐबक बने। तो पहला जो वंश था स्लेव डायनेस्टी, इसका टेन्योर है 1206 से 90 के बीच में। एक बात हो गई, ये तो आपको याद करना है, अब आपका सब कनेक्ट हो जाएगा। तो 1290 तक पहुंच गए हम, तो 12 के बाद 13 होता है, अरे तो 1290 से 1320, तो टोटल मिला के कितने साल हो गया ये, 30 ईयर हो गया। फिर आगे चलेंगे, 1320 है, तो 1320 से कब तक, 13 से 14, 13 हो गया, 13 के बाद 14, 14, तो 1320 से 1414 तक कौन सा वंश, तुगलक वंश। उसके बाद 14 आ गया बेटा, 14 के बाद क्या आता है, 15। लेकिन एक साल के लिए तो कोई वंश आएगा नहीं, तो 15 को उल्टा कर दो, तो कनेक्ट करो, याद रखना है अगर ईयर को, तो 1414 हो गया ना, 14, 14 के बाद 15, 15 को उल्टा किया क्योंकि एक साल के लिए तो करेगा नहीं, 51 होता है उसका उल्टा। अब हमने यहां देखा, अब 14 को 15 को हमने उल्टा किया था, तो फिर से सीधा कर दो, तो 51 का उल्टा फिर से क्या होगा, 15। और आखिरी में आप जानते हैं कि 1526 क्यों, क्योंकि बाबर आएगा और क्या करेगा, पानी पिलाएगा लोधियों को। तो यहाँ पे क्या होगा, पानीपत फर्स्ट होगा, जिसमें बाबर जो है इब्राहिम लोधी को पराजित करेगा। अच्छा एक चीज आप लोग ध्यान रखने की कोशिश किया करो, कब हुआ था ये, 21 अप्रैल 1526 को। अच्छा आपको यहाँ ध्यान रखना है कि 3 युद्ध जो पानीपत के हैं, अगर इतिहास में हम डेट वाइज युद्धों पे, तो 3 पानीपत के आप याद रखनी है इनकी, और एक प्लासी, एक बक्सर। डेट यही पूछी गई है इतिहास में, जहां डेट पूछते हैं, ईयर नहीं, ईयर तो हमेशा महत्वपूर्ण है, डेट। तो 3 पानीपत के और बक्सर और प्लासी, ये 5 युद्ध हैं जिनके आपको डेट याद रखनी है। तो 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के युद्ध में बाबर इब्राहिम लोधी को पराजित करेगा, और फाइनली क्या होगा, लोधी वंश का समापन होगा। हम कहें तो सल्तनत वंश भी, सल्तनत काल भी समाप्त हो जाएगा इसी के साथ, क्योंकि लास्ट डायनेस्टी थी। और यहां से बाबर किस वंश का है भाई, तो कौन सा समय शुरू हो जाएगा यहाँ से, तो मुगल शुरू हो जाएंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपको। पहले तो टेन्योर याद करो, 1206 से 1290। देखो ऐसे करो, 1206 और 6 और 3 9 होते हैं, तो 1206 से 1290। अब यहाँ आई गए हम, तो 12 के बाद 13, 1320, तो 30 साल का हो गया। और 13 आ गए तो 13 के बाद 14, 14, और 14, 14 के बाद 14 को 15 को क्या करना है, 14 का 15, 15 को उल्टा कर दो 51, और 1451 से फिर सीधा कर दो जो 15 उल्टा किया था, 1526। और नहीं तो आप इतना एक याद रख लो कि भाई 21 अप्रैल 1526 को 21 अप्रैल 1526 को बैटल ऑफ पानीपत फर्स्ट हुआ, जिसमें बाबर डिफीटेड इब्राहिम लोधी, बाबर ने इब्राहिम लोधी को पराजित किया, और इब्राहिम लोधी को पराजित करने के बाद ये मुगल डायनेस्टी की स्थापना कर देता है। अब देखो यहाँ टेन्योर देख लो भैया, कितने ईयर हो गए, 1206 से 90, 84 ईयर,
1320 से 1414 कितने ईयर? 94 ईयर। यहाँ कितने? 37 ईयर सैयद में, और लोधी में कितने? 49 और 26 यानी 75 ईयर। अच्छा, अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया था दिल्ली सल्तनत में सबसे कम समय तक किसने शासन किया? खिलजी ने। अब तो बहुत आसान है ये आपके लिए, लेकिन जब ऑप्शन आते हैं, पता ऑप्शन क्या आते हैं? सैयद, लोधी, खिलजी और गुलाम। तो आप आंसर क्या करते हैं ज्यादातर लोग? क्यों? क्योंकि सबसे कम आपने सैयद वंश के साथ। अच्छा, गलत कैसे होता है मैं बताऊं। ये जो खिलजी वंश थे इसके संस्थापक कौन थे? ग्यासुद्दीन फिरोज खिलजी। कौन थे संस्थापक? ग्यासुद्दीन फिरोज खिलजी। और इनका भतीजा दामाद कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। अब दिमाग में क्या होता है ना, अलाउद्दीन खिलजी की छवि इतनी बड़ी बनी है क्योंकि आपने खूब नाम सुना होता है, अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पे आक्रमण किया, रानी पद्मावती के ऊपर आक्रमण किया, ये किया वो किया, बाजार व्यवस्था शुरू की, ठीक है, इक्ता व्यवस्था को समाप्त किया। तो आपके दिमाग में ये इसकी छवि बड़ी बनी है। उससे क्या होता है, फिर एज्यूम करते हैं ना हम चीजों को, क्योंकि हमने दिमाग में क्या सुन रखा है, और हमने जो सुन रखा है उसको हम एक तरफ कर देते हैं। जैसे ही एक तरफ करते हैं क्वेश्चन गलत हो जाता है। आपको पता है 97-98% लोग इस क्वेश्चन को गलत किए थे जब ये आया था, और अभी भी बहुत लोग गलत कर देंगे अगर ये टेन्योर नहीं पढ़ेंगे। तो अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि भाई क्या है। अगर आपसे बोले कम समय से ज्यादा समय, तो कम में कौन? खिलजी। खिलजी के बाद सैयद, सैयद के बाद लोधी, लोधी के बाद क्या अपना गुलाम, और लास्ट में तुगलक। तो सबसे ज्यादा समय तक कौन? नहीं, सबसे ज्यादा तुगलक 94 है ना, गुलाम का तो 84 है, और सबसे कम किसका है? ठीक, तो एक तो ये याद रखना। अब क्वेश्चन जैसे पूछे आपसे, कम से ज्यादा, ज्यादा से कम, जैसा पूछे वैसा आंसर आप कर देना। ओवरऑल आपको ये चीज याद करनी है, जैसे मैंने बताया वैसे याद हो जाए वैसे कर लो, नहीं कनेक्ट होती है आपको जैसे याद हो जाए वैसे कर लो, करनी है बस याद। तो 1206 से 1290 तक गुलाम वंश, 1290 से 1320 तक खिलजी वंश, 1320 से 1414 तक कौन सा? तुगलक वंश, 1414 से 1451, 1415 51 तक सैयद, और सैयद के बाद लोधी, 1451 से 1526 तक कौन सा वंश हो गया आपका? लोधी। अब यहां से एक और प्रश्न जो पूछा गया है इस पे आते हैं। तो लोधी, सबसे पहले तो आप सबके फाउंडर बताओ, क्योंकि एक क्वेश्चन जो आता है फाउंडर का, यहाँ का तो आपको पता ही है कौन है फाउंडर, ठीक है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक, यहाँ ग्यासुद्दीन फिरोज खिलजी, यहाँ अच्छा ग्यासुद्दीन लिख दिया, सॉरी, हटा देते हैं भाई, ठीक है। यहाँ है जलालुद्दीन, क्योंकि वो ग्यासुद्दीन फिरोज खिलजी लगी अजीब सा रहा था। कौन है? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। यहाँ है ग्यासुद्दीन तुगलक। कौन है? ग्यासुद्दीन तुगलक। और यहाँ कौन है? खिज्र खां है बेटा इसके, ये किसके? सैयद के। और लोधी के हैं बहलोल लोधी। कौन है? बहलोल लोधी। तो पहले तो आप फाउंडर फाउंडर याद रखो, गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक, खिलजी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, तुगलक ग्यासुद्दीन तुगलक, सैयद खिज्र खां, और लोधी बहलोल लोधी। अब यहाँ से एक और प्रश्न क्या पूछा गया, अंतिम शासक कौन? तो बहलोल का बेटा कौन? बहुत आता है ये, बहलोल लोधी का बेटा। तीन ही शासक हैं लोधी में, सिकंदर लोधी, ठीक है। और सिकंदर के बाद कौन? तो इब्राहिम लोधी, ठीक है। तो इब्राहिम लोधी कौन सा हो गया? लास्ट। और फाउंडर कौन है? बहलोल लोधी। ये सिकंदर लोधी है भैया जो आगरा का संस्थापक है, ठीक है, फाउंडर ऑफ आगरा सिटी। बहुत बार पूछा जाता है कि आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोधी ने की थी, ठीक है। किसकी स्थापना की? आगरा शहर की स्थापना जो की थी वो सिकंदर लोधी ने की थी। इसको आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अभी आप लोग इस चीज को ध्यान रखिए, हम वो पढ़ रहे हैं जो
अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है। एक ही वंश पढ़ने में पूरा दिन निकल जाता है। हम बहुत सारी चीजों को पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा जहां आपको लगे कि आपके दिमाग से चीजें गायब हो रही हैं अगर, तो आप पूछ लीजिएगा, मैं रिपीट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले हम सल्तनत काल के 5 वंशों के क्रम याद रखें। तो गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी। 1206 से 1290 तक गुलाम, 1290 से 1320 तक खिलजी, 1320 से 1414 तक तुगलक, 1414 से 1415 यानी 51 तक सैयद, और 1451 से लेके 1526 तक लोधी। और देखो कुछ चीजें ना डिमार्केशन बना लो दिमाग में। बोले 21 अप्रैल 1526 पानीपत का प्रथम युद्ध, और पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर जो है वो इब्राहिम लोदी को हरा देगा और भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कर देगा। ठीक है। फिर संस्थापक तो गुलाम के ऐबक। अब जैसे पूछे गुलाम वंश का संस्थापक कौन है, कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन पूछे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक, इल्तुतमिश। ठीक है। फिर खिलजी का संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, और इसका भतीजा और दामाद कौन है, ये नेफ्यू भी है और सन इन लॉ दामाद भी है ये। आपने मूवी देखी इसकी? एक्टिंग बहुत जबरदस्त की है। किसने की? रणवीर सिंह ने, मतलब विलेन बन के अच्छा काम किया उसने। ठीक है। तो ये जो है ना अलाउद्दीन खिलजी वाले साहब, जबरदस्त एक्टिंग थी। वो एक अलग बात है कि बेचारा देख नहीं पाया। अरे रानी पद्मावती को तब तक गेट ऐसे हुआ और वो अग्निकुंड में समाहित हो गई। अच्छा, आपको ये ध्यान रखना है, ये पहली बार था जहां जौहर आपको देखने को मिला सल्तनत काल में। जौहर मिला ना। ठीक है। सल्तनत में सुन लेना क्वेश्चन, नहीं तो गलत हो जाएगा। जौहर और कहाँ हुआ है? मध्य प्रदेश के चंदेरी में। चंदेरी में कब? कब? देखो 1526 में बाबर पानी पिया, 27 में खाना खाएगा, 28 में चंदेरी का घाघरा उड़ेगा, 29 में नहीं 30 में सोएगा। देखो बाबर के 4 महत्वपूर्ण युद्ध क्या है, देखो एक हो गया पानीपत, पानी पिया, भाई बाहर से आया था काबुल से, पानी पी के खाना खाया, खाना खा के चंदेरी का घाघरा उड़ेगा, जीआई टैग वाला है भाई, और फिर घाघरा। ये 4 युद्ध हैं। तो पहले तो ये याद रखिएगा 26, 27, 28 और 29, और घाघरा उड़ने के बाद ये इसकी डेथ हो जाती है कब? 1530 में। तो ये जो चंदेरी का युद्ध था ना 1528 में बाबर और मेदिनी राय के बीच में, इसी युद्ध के बाद यहां पर जौहर हुआ था। तो एक आपको सल्तनत काल में जौहर कब मिला? रानी पद्मावती चित्तौड़ पर जब आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। आपको पता है इनके साथ में एक महान संत थे जिनका मकबरा दिल्ली में है। अच्छा, अब दिल्ली दिल्ली में किनका मकबरा है? बहुत, दिल्ली दिल्ली स्टेशन का नाम भी इनके नाम पे है, निजामुद्दीन औलिया। किनका है? निजामुद्दीन औलिया। लेकिन ये नहीं थे इनके साथ। निजामुद्दीन औलिया के भी शिष्य थे। अरे बहुत बहुत फेमस व्यक्ति, तबला का आविष्कार, सितार का आविष्कार। पूछा क्या क्वेश्चन है? दिल्ली के 7 सुल्तानों का जिन्होंने कार्यकाल देखा, अब तो बता दो कोई। अमीर खुसरो। तो शेख अमीर खुसरो जो थे वो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ अभियान के दौरान उनके साथ कौन थे? तो अलाउद्दीन खिलजी के साथ में कौन थे? तो जो शेख अमीर खुसरो हैं ये इनके साथ थे। ठीक है, कौन थे? अमीर खुसरो। इन पे अभी हम बहुत सारी बात करेंगे क्योंकि साहित्य इंपॉर्टेंट है, इनकी बहुत सारी बुक्स और रचनाएं हैं जो एग्जाम में खूब आती हैं। चलो पहले तो हम कहाँ पहुंचे, देखो ये कनेक्ट कर लो। पानीपत 21 अप्रैल 1526, फिर खानवा 27, चंदेरी 28, घाघरा 29, 1530 में डेथ, और डेथ होने के बाद व्यक्ति करता है आराम। तो याद रखना हम ये सब किसकी बातें कर रहे हैं? बाबर की। तो बाबर ने आराम किया था आगरा के आराम बाग में। तो याद रखना, अगर आपसे कभी भी पूछा जाता है कि अकबर को शुरुआती तौर पर कहाँ दफनाया गया,
अकबर नहीं है भैया, बाबर हैं, सॉरी। बाबर को कहाँ दफनाया गया? तो आराम बाग में। और फिर यहाँ से इनकी इच्छा थी कि हमारा मकबरा काबुल में बनाना, तो इन्हें बाद में काबुल भेज दिया गया था। तो एक तो क्वेश्चन ये बन जाता है कि बाबर का मकबरा कहाँ है? काबुल में। लेकिन जैसे मुझे प्रारंभिक रूप से इन्हें कहाँ, तो आगरा के आराम बाग में दफना दिया इन्हें। पानी पिया, खाना खाया, चंदेरी का घाघरा ओढ़ के सो गए। जब हम बाबर पढ़ेंगे तो इन पे अलग से बात करेंगे। वापस आ जाओ फिर से। हम लोग कहाँ थे? अलाउद्दीन खिलजी पे थे। तो अलाउद्दीन खिलजी जो था वो दामाद भी था, भतीजा भी था, और इन्हीं के साथ शेख अमीर खुसरो थे जो चित्तौड़ अभियान के दौरान गए थे। ठीक है, और ये आपको पता है पंडित जी के चक्कर में हुआ था सारा कांड, मूवी देखी होगी आपने। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी जो था ये कौन था? दामाद भी था, भतीजा भी था, ये बहुत खतरनाक था। जब इसके दक्षिण अभियानों में इसे बहुत सारा पैसा मिला था, तो इनको लगा फिरोज खिलजी साहब को, जलालुद्दीन खिलजी को, कि अब ये शक्तिशाली हो गया, तो इनने भी साजिश रखनी शुरू की। और इसने पहले ही साजिश रख ली थी। वो बोले नदी के इस तरफ आओ, बोले नदी के उस तरफ आओ, और बुला के चाचा जी को मार दिया। देखो चाचा जी तो थे ही, ससुर जी भी थे इनके। किसके? अलाउद्दीन खिलजी के। अब अलाउद्दीन खिलजी के एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, दक्षिण अभियानों को सबसे ज्यादा करने वाला कौन था? तो इसका जो गुलाम था अलाउद्दीन खिलजी का, इसका सेनापति भी यही था। बताइए जल्दी से। बहुत फेमस व्यक्ति, अरे मूवी में भी था। ठीक है, बताइए जल्दी से। कोई भी? 1000 दीनार ही बोलते हैं उसको, चलो और बोलो। ऑप्शन क्या? मलिक काफूर। तो अलाउद्दीन खिलजी का जो सेनापति था वो मलिक काफूर था। ठीक है, और ये 1000 दीनार में खरीदा गया था, इसीलिए इसका नाम 1000 दीनारी भी था। देखो कनेक्ट करो, इतिहास बहुत आसान है, बशर्ते आप उनको थोड़ा एक तो एंटरटेनमेंट के साथ पढ़ो और चीजों को कनेक्ट करने की कोशिश करो। तो 1000 दीनारी भी इसे कहा जाता है। जैसे आपसे पीएससी ने क्वेश्चन पूछा है कि अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियानों का नेतृत्व करने वाला कौन था मेनली, तो यही था जिसने, आपको पता है कोहिनूर हीरा यही ला के देगा। कौन? मलिक काफूर। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई। तो अभी हमने क्या क्या बातें कर ली? अच्छा आज समय भी तो नहीं है। गुलाम वंश, गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक, सैयद वंश के खिज्र खां। अच्छा, खिज्र खां से आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। एक खिज्र खां जो है वो कौन है? सैयद वंश के फाउंडर हैं। और एक खिज्र खां ना इसका बेटा भी है। किसका? अलाउद्दीन खिलजी का। अच्छा मैं आपको एक बहुत बढ़िया कहानी सुनाता हूँ। खिज्र खां जो है ना, जब ये जीत गए थे चित्तौड़, तो चित्तौड़ जीतने के बाद इन्होंने, अब रानी पद्मावती तो मिली नहीं तो दुखी था बेचारा। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। तो बोले बेटा तुम संभाल लो इसको, मैं तुम्हारे नाम पे इसका नाम क्या रख देते हैं, चित्तौड़ का नाम बदल के खिजराबाद किया गया था। तो खिजराबाद किसके नाम पे? अच्छा इसके नाम पे नहीं करेगा, तब तक ये जिएगा क्या वैसे ही करने के लिए? तो अपने बेटे खिज्र खां के नाम पर इसने चित्तौड़ का नाम क्या कर दिया था? खिजराबाद कर दिया था। इनके चित्तौड़ अभियान में शेख अमीर खुसरो, जिनकी, याद रखिएगा, एक शेख अमीर खुसरो और निजामुद्दीन औलिया, इनकी दरगाह जो है वो दिल्ली में है। ठीक है, दो दरगाह जो भारत में बहुत फेमस है, मतलब यहाँ तीन मान लो चलो। एक हाजी अली, कहाँ है? अरे यार, इतनी पिक्चरों में हाजी अली दरगाह आई है। मुंबई बची ही हाजी अली के कारण है। ऐसा कहा जाता है कि मुंबई में अगर कुछ नहीं होता है तो उसका एक आशीर्वाद जो है वो हाजी अली साहब की दरगाह को दिया जाता है। एक अजमेर की अजमेर शरीफ, जो शेख मुइनुद्दीन चिश्ती की है। कौन? शेख मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेर के, हाजी अली मुंबई के, और निजामुद्दीन औलिया दिल्ली के। निजामुद्दीन औलिया बहुत बड़े महान व्यक्तित्व थे, आप माने या ना माने। मतलब ऐसा कहा जाता है कि निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर अगर कोई सच्चे मन से जाता है और दरगाह पर चदर चढ़ाता है तो उसकी मनोकामना पूर्ण होने की पूरी संभावना मानी जाती है। देखो मैं, क्योंकि धर्म पे मैं क्वेश्चन नहीं उठाता ना, मुझे कोई हक है ना कोई मतलब है, जो सुना है जो समझा है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो तीन लोगों को आपको याद रखना है। निजामुद्दीन औलिया के ही शिष्य थे अमीर खुसरो। तो पूछ लेते हैं किन गुरु शिष्य के मकबरे या
दरगाह बगल बगल में। तो पहले निजामुद्दीन औलिया की बनी, देखी किसी ने दिल्ली में? निजामुद्दीन औलिया के जस्ट बगल में आपकी किसकी दरगाह बनी हुई है? अमीर खुसरो की बनी हुई है। अब भाई साहब खिज्र खां रंगीले व्यक्ति हैं ये, जैसे एक मोहम्मद शाह रंगीला आएगा किसके समय का? अरे मुगल वंश में एक एक खिज्र खां थे, तो इनकी एक गर्लफ्रेंड थी, ठीक है, देवल रानी। तो देवल रानी खिज्र खानी जो किताब लिखी है अमीर खुसरो ने, वो किन पर है, किन की प्रेम कहानी है? खिज्र खां और देवल रानी। तो देवल रानी खिज्र खानी किसकी बुक है, पूछी गई है आपसे, तो किसकी है? खिज्र खां की नहीं है, खिज्र खां के तो बारे में है, लिखी किसने है? अमीर खुसरो ने लिखी है। विद्वान व्यक्ति हैं, बहुत कुछ लिखेंगे, इन पे हम बहुत सारी बातें करेंगे। तो पहले आपको इतना क्लियर है। तो खिजराबाद किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। किसको किया? चित्तौड़ को किया। चित्तौड़ आक्रमण में कौन थे? अमीर खुसरो इनके साथ थे। किसके लिए किया गया था? तो रानी पद्मावती के लिए किया गया था। इनके पति रतन सिंह थे, राणा रतन सिंह, ठीक है। और ये अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का दामाद और भतीजा था। इसका सेनापति मलिक काफूर था, जिसने दक्षिण के अभियानों को किया था और कोहिनूर हीरा इसको लाकर दिया था, ठीक है। तो फाउंडर आई होप आपके क्लियर हो गए होंगे। समय के साथ पढ़ाना कितना डिफिकल्ट हो जाता है। पहले मैं एक बार ओवरव्यू कर दूं आपको, फिर बात करेंगे। चलिए शुरू से शुरू कर लेते हैं। देखिए हमने आपको बताया कि जो मध्यकालीन भारत है, तो मध्यकालीन भारत में एक पूर्व मध्यकाल है, प्री मिडाइवल हिस्ट्री है। तो जैसे ये सब आपके जो पृथ्वीराज चौहान और इनसे संबंधित बातें पूर्व मध्यकाल की मानी जाती हैं, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। और अगर आप ऐसे बोलें कि मध्यकाल कब से, तो 712 एडी से मध्यकालीन भारत शुरू होता है और 1707 तक, औरंगजेब की डेथ तक का टाइम आपका मध्यकालीन भारत का कहलाता है, 712 से। तो 712 में सबसे पहले दाहिर ने रावर का युद्ध किया, लेकिन मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिर को हरा दिया। इनका बंदरगाह देबल था और सिंध की राजधानी चचनामा के अनुसार अरोड़ थी। ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद बात करते हैं तो कौन? तो महमूद गजनबी। महमूद गजनबी जो है भारत पर 17 टाइम आक्रमण करता है। सोमनाथ मंदिर का आक्रमण इसका महत्वपूर्ण था। इसका उद्देश्य धन संपत्ति प्राप्त करना, भारत में इस्लाम का प्रचार प्रसार करना था, लेकिन भारत में मुस्लिम सत्ता स्थापित करना इसका उद्देश्य नहीं था। और इसने जयपाल को हरा दिया था। जयपाल भाग गए थे, जिनकी हत्या चंदेल शासक विद्याधर ने करवा दी थी। इसलिए इसका विद्याधर से भी युद्ध होता है, लेकिन विद्याधर इनका सफल प्रतिरोध करते हैं। और ये वही विद्याधर हैं जो चंदेल वंश के सबसे शक्तिशाली शासक हैं, जिन्होंने कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण कराया था। इसके बाद मोहम्मद गौरी आक्रमण करता है। तो मोहम्मद गौरी के सिक्कों पे लक्ष्मी जी का अंकन और दूसरी तरफ मोहम्मद बिन साम लिखा हुआ था। ये मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक या फाउंडर है। 1191 में ये तराइन के पहले युद्ध में मोहम्मद गौरी किससे हार जाता है? पृथ्वीराज चौहान से हार जाता है। दूसरे में 1192 में पृथ्वीराज चौहान को ये हरा देता है जयचंद के सहयोग से। और चंदावर के युद्ध में 1194 में क्या होता है? तो जयचंद को मोहम्मद गौरी हरा देता है। इसके बाद ये भारत में मुस्लिम सत्ता स्थापित करता है। बाद में इसकी जब डेथ हो जाती है, तो इसके जो गुलाम थे, ठीक है। और पृथ्वीराज चौहान और परमार्दी देव की कहानी थोड़ी सी याद रखना कि 1182-83 में इन्होंने महोबा पर आक्रमण किया था, जिसमें इनके सेनापति परमार्दी देव के आला उदल थे। इन्हीं का नाम परिमल देव है। अंतिम महत्वपूर्ण शासक थे। इनके राज कवि कौन है? जगनिक थे, जिन्होंने परिमल रासो लिखी है। और पृथ्वीराज चौहान के राज कवि या कोर्ट पोएट कौन थे? चंद्र बरदाई थे, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखी है, ठीक है। फिर इसके बाद गौरी आक्रमण करेगा परमार्दी देव पर, और बाद में 1203 की बात है ये। तो ये कलिंजर पर आक्रमण करता है, यहाँ पर ये कब्जा कर लेता है। बाद में इनका पूरा जिजाक भुक्ति वाला क्षेत्र या चंदेल वंश का जो क्षेत्र है वो दिल्ली सल्तनत में मिला दिया जाता है। अब यहाँ पे गौरी के 4 महत्वपूर्ण दास, ऐबक, ताजुद्दीन यलदौज, कोबाचा और बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी ने नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट किया था, ठीक है, इसको याद रखना। कोबाचा जो थे, ठीक है, तो कोबाचा का और या ताजुद्दीन यलदौज का दमन कौन करते हैं? इल्तुतमिश करते हैं। इल्तुतमिश वास्तविक संस्थापक थे, जबकि ऐबक जो थे वो संस्थापक थे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किया था, जबकि कंप्लीट कराया था इल्तुतमिश ने। तो रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत है, ठीक है। फिर इन्होंने एकता व्यवस्था शुरू की, चालीसा दल शुरू किया, ताजुद्दीन यलदौज को हराया। इसके अलावा इन्होंने तराइन के तृतीय युद्ध में 1215-16 में किसको हराया था? ताजुद्दीन यलदौज को हराया था। जीतल और टंका सिक्के जारी किए थे। जीतल जो था वो तांबे का, टंका चांदी का था। और पहले शुद्ध अरबी सिक्के, प्योर अरेबिक कॉइन टंका कहलाते हैं, जो इन्होंने अपनी बेटी रजिया सुल्तान के जन्म के समय
जारी किए थे। ठीक है, फिर इसके बाद इनकी जो एकता व्यवस्था थी उनको अलाउद्दीन खिलजी समाप्त करेगा और इनके चालीसा दल को बलबंद समाप्त करेगा। यहाँ तक क्लियर। फिर दिल्ली सल्तनत में 5 वंश हैं जिनमें गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी होते हैं। गुलाम वंश जो है 1206 से 1290 तक, खिलजी 1290 से 1320, इसके बाद तुगलक 1320 से 1414, और इसके बाद सैयद 1414 से 51, और उसके बाद 1451 से 1526 लोधी, और अंतिम वंश था ये। संस्थापक की बात करें तो गुलाम वंश के कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन वास्तविक संस्थापक दिल्ली सल्तनत के इल्तुतमिश, इसके बाद खिलजी के जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, तुगलक के गयासुद्दीन तुगलक। ये पता है, इनसे गयासुद्दीन तुगलक से निजामुद्दीन औलिया साहब क्या बोलते हैं? हुनूज दिल्ली दूरस्त। ठीक है, दिल्ली अभी दूर है, दिल्ली इज फॉर अवे। तो ये क्यों बोलते हैं? बोले या तो दिल्ली में दिखना नहीं या हमें टैक्स दे देना। तो बड़े प्यार से निजामुद्दीन औलिया ने कहा था हुनूज दिल्ली दूरस्थ। तो जब ये दक्षिण के अभियान करने गए थे तो ये लौटे नहीं थे। इन्हीं के जो भतीजे थे, कौन, मोहम्मद बिन तुगलक, उन्होंने एक दरवाजा बनवाया था इनके सत्कार में, और वो दरवाजा हाथी हिलते हैं और वो दरवाजा इनके ऊपर गिर जाता है। दिल्ली की जनता मानती है कि गयासुद्दीन तुगलक जो थे इनके ऊपर किनका श्राप लगा? निजामुद्दीन औलिया का। चलो बात करेंगे कल। सैयद वंश 1414 से 51 तक 37 ईयर, खिज्र खां इसके संस्थापक थे। फिर इसके बाद लोधी, और लोधी में कौन? तो पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर जो है इब्राहिम लोधी को हरा देते हैं। तो इसमें बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी थे। और इसके बाद बाबर आ जाता है। बाबर पानीपत का युद्ध, पानीपत, खानवा, चंदेरी और घाघरा, 26, 27, 28, 29, 1530 में बाबर की डेथ। और कहाँ पहुंचा देते हैं? आराम बाग से फिर इन्हें काबुल अफगानिस्तान में इनका मकबरा बना देते हैं। आई होप आप लोगों को इतना तो क्लियर हो गया होगा। आप चाहेंगे तो हम वीडियो भी आपको प्रोवाइड करा देंगे इसके रिकॉर्डेड, आप एक बार देख लेंगे, हो जाएगा, वैसे बन जाएंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम बेटा क्वेश्चन यहीं से आते हैं, तो थोड़ा सा चीज़ों को कनेक्ट करिए, बाकी हम लोग फिर कल बात करते हैं। ठीक, चलिए, थैंक यू।